It is said that the literature started from the Greeks, and the real spirit of literature is there in the Greeks. So, going towards Greeks, it is divided into two periods. First period of Greek literature is known as Hellenic period, and the second period of Greek literature is known as Hellenist. ग्रीक्स के लिए एक वर्ड भी यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है हेलोस, द लैंड ऑफ हेलोस. हेलोस आल्सो मीन्स ग्रीक सिंपली. So, first of all, looking at the Hellenic culture, it starts from 510 and it goes almost to 350 BC. आपको पता होगा कि BC years जो है वो पीछे की तरफ आते हैं, वो आगे की तरफ नहीं जाते. एंड इसको कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट. इसके अपोजिट क्या है? AD. AD का क्या मतलब है? और ये आफ्टर द डेथ नहीं है, ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक दैट इट इज आफ्टर डेथ, बट इट मीन्स एनो डोमिनाई. एंड एनो डोमिनाई मीन्स the birth of our Lord, the birth of our Lord, simply the birth of Jesus Christ. So इसको anno domini कहा जाता है. ये आफ्टर द डेथ नहीं है. इसको जैसे बिफोर क्राइस्ट लोग देखते हैं तो इसको डेफिनेटली वो कहने लग जाते हैं कि ये आफ्टर द डेथ है, ये आफ्टर द डेथ नहीं है. So then from 350 to almost 212 or 220 जो पीरियड है उसको हेलेनिस्ट पीरियड कहा जाता है. सो हेलेनिक पीरियड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हवाले से ये है कि इट एंड्स विद द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर आजम कहा जाता है. जैसे ही सिकंदर आजम की डेथ होती है उसके बाद हेलेनिक पीरियड खत्म हो जाता है और हेलेनिस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है. और हेलेनिस्ट पीरियड कब खत्म होता है? विद द अराइवल ऑफ द रोमन्स. तो जब 3rd सेंचुरी BC होती है तो उसमें आप देखते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन का डाउनफॉल आ जाता है और उसके बाद रोमन सिविलाइजेशन जो है वो ऊपर आ जाती है. सो ये जितना भी पीरियड है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हेलेनिक पीरियड एंड हेलेनिस्ट पीरियड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग एट द हेलेनिक पीरियड कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो हेलेनिक पीरियड स्टार्ट होता है with the writings of Homer, and Homer is known to be the father of all the poets. ये कभी कभार आपके MCQs में आ जाता है that father of poetry or father of the poets or the father of epic poetry भी इसको कहा जाता है. Most categorically अगर हम categorically उसको लिमिट करें तो वो है father of epic poetry, and he has written 2 epics. One is Iliad and other is Odyssey. And keep one thing in your mind, that Homer did not write these epics, rather he used to sing these epics. These were the oral epics. Homer इसको गाता था और बाद में ये बहुत अरसे बाद इनको लिखा गया है. तो बहुत सारे दफा क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है that Homer wrote epics or he used to sing the epics. तो वो वहां पे जब कैटेगोरिकली ये पूछा जाता है तो आप ये लिखेंगे कि Homer used to sing epics rather than writing the epics. And इसी तरह एक और चीज भी इसके हवाले से कही जाती है that the greatest epic writers were blind. Greatest epic writers were blind. Homer was blind and Milton was blind. Both of them. मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखी है तो मिल्टन भी ब्लाइंड था. हिज डॉटर यूज्ड टू राइट फॉर हिम, एंड होमर जो है वो भी ब्लाइंड था. बोथ ऑफ देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग एट इलियड के इलियड क्या थी और ये किस चीज के बारे में है. इलियड इज हिज फर्स्ट पोएम आर एपिक that talks about the running away of Helen with Paris
आई होप आप सबको पता होगा, ये एगेमेम्नान में भी आप पढ़ चुके हैं, ये आप ग्रीक मिथोलॉजी में बहुत सारी जगहों पे देख चुके हैं कि ग्रीक्स के अंदर दो सिटी स्टेट्स होती हैं जिनकी काफी अरसे से एक दूसरे के साथ दुश्मनी चली आ रही होती है। एक का नाम क्या होता है? एगेमेम्नान के मुल्क का क्या नाम होता है? ही वॉज द किंग ऑफ मेसेनी, एंड इनको ग्रीक्स कहा जाता है, एंड द ट्रोजन्स जिनको कहा जाता है। एंड देयर टेक्स प्लेस अ ट्रूस, उनके दरमियान एक मुआहदा होता है जिसमें ट्रॉय से लोग, उनके शहजादे आते हैं इनकी तरफ, एगेमेम्नान के मुल्क, और जब यहां पे आते हैं तो एगेमेम्नान का एक भाई होता है, उसका क्या नाम होता है? ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, मेनेलॉस। मेनेलॉस इज द ब्रदर ऑफ एगेमेम्नान, और उसकी वाइफ जो है वो हेलेन होती है। हेलेन इज द वाइफ ऑफ मेनेलॉस। तो हेलेन जैसे पेरिस को देखती है, उसको उसके साथ लव हो जाता है, एंड शी रन्स अवे विद पेरिस, अपने हस्बैंड को छोड़ जाती है। तो वो मुल्क जो दोनों इकट्ठे होते हैं कि हम पुरानी दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं, तो वो पुरानी दुश्मनी खत्म होने की बजाय दोबारा इस औरत के भागने की वजह से खत्म हो जाती है, और वो एक फिर वो दुश्मनी दोबारा एक नया रूप ले लेती है। और फिर क्या होता है दैट दे गो टू वॉर, और जिसको 10 years वॉर कहा जाता है, जिसके अंदर सारे के सारे ये जितने भी एगेमेम्नान के अंडर मुल्क होते हैं सारे इकट्ठे होते हैं और जाते हैं, और फिर हेलेन को वापस लाने के लिए उसी में आपको इसका कैरेक्टर मिलता है, एक्किलीस का कैरेक्टर मिलता है। और एक्किलीस के हवाले से एक ये पेपर्स में ये भी आ जाती है, एक्किलीस हील। व्हाट इज एक्किलीस हील? वीक स्पॉट। जी या सर, इसके पीछे स्टोरी क्या है, मिथ क्या है एक्किलीस हील के पीछे? Achilles, when he was born, his mother was a river goddess and the name of Styx. So his mother holds him from his ankle or his heel and dips him into the water of Styx. वो उसको उस रिवर के पानी के अंदर डबोती है। तो सारे का सारा एक्किलीस का जो बदन होता है वो पानी में डूब जाता है, गीला हो जाता है, और उसकी हील जिससे उसने उसको पकड़ा होता है वो उसकी खुश्क रह जाती है। तो ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी कि वो सारे का सारा जिस्म जिस पे पानी लगता है वो बन जाता है इमॉर्टल, और उस पे कोई भी हथियार असर नहीं करता। लेकिन वो हील जिस पे पानी नहीं लगता वो क्या बन जाती है? उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है वल्नरेबल। इट बिकम्स वल्नरेबल। और आखिर में आप लोगों ने शायद अगर ट्रॉय मूवी देखी, और मैं आपको ये सबको सजेस्ट करूंगा कि ट्रॉय मूवी जरूर देखें, क्योंकि आपका लिटरेचर ज्यादातर इसी ट्रॉय मूवी के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है, तो उसको जरूर देखें। तो ट्रॉय में आपने देखा होगा कि पेरिस आखिर में एक्किलीस को हील के अंदर तीर मारता है और उससे उसकी डेथ होती है। देखिए आप लोगों ने ट्रॉय मूवी, अच्छा वो जरूर देखें, बिकॉज you understand many things about literature and about Greek mythology in that movie. So Achilles भी उसी में होता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी स्टोरी है, आप इसके अंदर जंग देखेंगे, आप इसके अंदर लड़ाइयां देखेंगे, और वो लड़ाई किस लिए लड़ी जाती है। फेमिनिस्ट इस चीज के ऊपर एतराज करते हैं, हम इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देखते जाते हैं दैट दे आर ऑफ द ओपिनियन कि ये एक लड़ाई लड़ी गई थी एक ऐसी बात पे कि जिसके अंदर एक औरत अपनी मर्जी से किसी के साथ रहना चाहती है, तो पूरी की पूरी सोसाइटी उस औरत को अपनी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं करने देती, या अपना उसको मैच नहीं चूज करने देती, बिकॉज Helen did not like Menelaus and she liked Paris and she wanted to live with Paris, so she should have been allowed. लेकिन उस औरत की एक ट्रांसग्रेशन की वजह से हजारों शिप्स आते हैं और सैकड़ों मुल्क इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़ते हैं, तो दे आर ऑफ द ओपिनियन कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी दूसरी जो एपिक है ओडिसी, इट इज अबाउट द जर्नी ऑफ ओडिसियस, और ओडिसियस जो है he is known as the wisest man in Greece. He is known as the wisest man in Greece. आप लोगों ने
शायद ये सुना हो, ट्रोजन हॉर्स, एनीबॉडी हु नोज अबाउट दैट। अब अगमेम्नन और उसकी आर्मी जब ट्रॉय पे हमला करते हैं हेलन की वजह से, तो ये ट्रॉय को फतह नहीं कर सकते। तो आखिर में ये क्या करते हैं, ओडिसियस उनको मशवरा देता है, इसका नाम कंप्लीट जो है बंदे का नाम ओडिसियस है। ओडिसियस मशवरा देता है कि हम ये करते हैं कि एक बहुत बड़ा घोड़ा बना लेते हैं और उस घोड़े के अंदर सारी की सारी आर्मी हमारी छुप जाएगी और हम उनको मैसेज भेजेंगे ट्राई वालों को कि आप जंग जीत चुके हैं और गॉड्स ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है। तो वो उस तोहफे को अंदर लेके जाएंगे, जैसे वो उसको अंदर लेके जाएंगे हम उससे घोड़े से बाहर आ जाएंगे और अंदर सारे के सारे फौजियों को कत्ल कर देंगे। तो उस हार्स को कहा जाता है ट्रोजन हार्स। सो वो मशवरा किसका होता है, वो ओडिसियस का होता है। एंड इसको ओडिसियस भी कहा जाता है, यूलिसेस भी कहा जाता है। रोमन मिथोलॉजी में और ग्रीक मिथोलॉजी में इनके नेम्स डिफरेंट हैं, एक में ओडिसियस है, दूसरे में यूलिसेस है। आप लोगों ने पोएम शायद पढ़ी हो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसेस, जिसमें वो कहता है टू स्ट्राइव, टू फाइंड, टू सीक एंड नॉट टू यील्ड। पढ़ी होगी आपने, होप सो। तो ये वही यूलिसेस ही है। सो जब ये जंग जीत जाते हैं, ट्रॉय को ये बर्न कर देते हैं, उसके बाद ओडिसियस वापस आता है और जब ये वापस आता है तो इससे अपना रास्ता खो जाता है। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी मूवी है, ओडिसी, नाम भी उसका ओडिसी है, और इसके ऊपर जो मूवी है उसका नाम ट्रॉय है, इलियड के ऊपर, और इसकी मूवी जो है सेम इसी नाम से है, ओडिसी। अगर आप एपिक्स नहीं पढ़ सकते ये दोनों, तो आप कम से कम इस चीज को, मूवीज को जरूर देख लें, बिकॉज सीइंग इज इजी एंड लेस टाइम टेकिंग। और हमारी आज की जनरेशन जो है वो पढ़ने से इतना कोई उनका लगाव भी नहीं है। वी लाइक टू वॉच एंड सी। आजकल की जनरेशन को कहा जाता है स्क्रीन जनरेशन, कि हम स्क्रीन पे जितना टाइम स्पेंड करते हैं शायद किताबों को हम उतना टाइम नहीं देते। तो दीज आर द टू एपिक्स रिटन बाय होमर। और इसमें एक चीज आप देखेंगे दैट मोस्टली दिस एपिक इट वाज रिटन इन यूथ, जब होमर जवान है। सो इट इज फुल ऑफ इमोशंस, पैशंस, एंड इट इज रिलेटेड टू वॉर एंड किलिंग। और ओडिसियस में आप देखेंगे यहां पे भी एडवेंचर्स हैं, लेकिन ओडिसियस में माइंड का इस्तेमाल ज्यादा है। तो आप देखेंगे व्हेन यू आर यंग you use your passions, emotions and feelings and you are too good in action. Action कब होता है ज्यादा? जब आप young होते हैं। And when you grow old, you become wiser, and instead of using your emotions, passions and going to fights, we sit and we mostly talk, that is mostly wise. So इसलिए ये लॉन्जाइनस कहता है, आपने उसको पढ़ा होगा शायद, he is a क्रिटिक लॉन्जाइनस, जिसके 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी बड़े फेमस हैं और उसका कॉन्सेप्ट ऑफ सब्लिमिटी बड़ा फेमस है। तो वो ये कहता है इलियड इज द प्रोडक्ट ऑफ यूथ एंड इट इज फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड फाइट्स, एंड ओडिसी इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेट ईयर्स। उसमें आप ज्यादातर वाइज चीजें देखते हैं, तो उसमें इंसान वॉइस हो जाता है।